नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज आप सिद्धार्थ पटेल के साथ में पढ़ने वाले हैं। आप कर रहे हैं चैप्टर जो कि है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के बारे में समझाया था, जिसमें कि हमने बात की थी कि कैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और शॉक थेरेपी की कॉन्सिक्वेंसेस इनके बारे में बात करी। अब हम पहुंच चुके हैं कि वर्ल्ड में हम 1991 में है, जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यूएसएसआर का क्या हो गया है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया है, तो प्रीवियस वाले चैप्टर में ये सवाल आया था कि फिर क्या बच रहा था। फिर ऐसा लग रहा था कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक अकेली पावरफुल कंट्री बची है। तो इसके चलते हम लोग क्या बात कर रहे थे, इसके चलते आपने देखा होगा कि रशिया और इंडिया दोनों चाह रहे थे कि ये वर्ल्ड मल्टीपोलर हो। मल्टीपोलर से क्या मतलब है भैया? मल्टीपोलर से मतलब है कि सिर्फ पावर किसी एक इंसान के पास में या दो कंट्री के पास में ना रहे, पावर बहुत सारी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली बात है कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर। तो हम ये मान रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अमेरिका बहुत पावरफुल है। लेकिन अमेरिका के अल्टरनेटिव में भी और भी बहुत सारी कंट्रीज या और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ चुके हैं जो कि कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका को चैलेंज कर सकते हैं। क्लियर है, कहानी बन गई है। प्रीवियस चैप्टर से लिंक करते हुए अपन यहां पे आ गए हैं। ठीक है, तो कहानी का फ्लो आपको समझ में आ गया है। तो आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन अर्ली 1990s, इट इज क्लियर दैट alternative center of political and economic could limit the America's dominance. Thus, in Europe, the European Union, and in Asia, Association of Southeast Asian Nations have emerged as forces to reckon with. तो वैसे ही यूरोप में यूरोपियन यूनियन और एशिया में हम लोग बात करते हैं आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं यूएसए को चैलेंज कर सकते हैं। यूएसए जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर आप कंबाइंड देखोगे, यूरोप की किसी एक कंट्री को पकड़ोगे तो यूरोप की एक कंट्री छोटी हो जाएगी इन द सेंस चैलेंज करने के लिए। लेकिन आप यूरोपियन यूनियन एज एन वोल ले लोगे तो क्या होगा, तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं क्या है, वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलावा एक अल्टरनेटिव हो सकता है। ठीक है, सो यूरोपियन यूनियन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हम लोग देखते हैं कि जो यूरोप के जो देश है वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं शैटर्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें कम हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि एशिया और अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के बाद में भी हम लोग ये देखते हैं कि यूरोप की जो इकोनॉमी थी वो एक तरीके से क्या हो जाती है, वो एक तरीके से डाउनफॉल में आ जाती है। ठीक है, तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते हम लोग ये देखते हैं कि अमेरिका फाइनेंशियल हेल्प लेके आता है यूरोप की इकोनॉमी को, जिसको कि मार्शल प्लान अमेरिका लेके आता है। एंड अंडर द मार्शल प्लान, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन OEEC was established in 1948 to channel the aid to the Western Europe states। तो अमेरिका मार्शल प्लान के तहत जो वेस्टर्न यूरोप की जो इकोनॉमी, जो एक तरीके से हम लोग देखते हैं कि जिनकी की ग्रोथ स्लो हो जाती है, जिनकी की इकोनॉमी एक तरीके से खत्म जैसी स्थिति पर होती है, तो उसको अमेरिका रिवाइव करता है मार्शल प्लान के तहत। और मार्शल प्लान में ही हम लोग देखते हैं कि OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, स्टैब्लिश किया जाता है, जिसके चलते क्या होता है, वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को एड दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं कि वो क्या करे, वो अपनी इकोनॉमी रिवाइव करे। OEEC become a forum where the Western European states begin to cooperate on trade and economic टर्म्स। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि OEC के माध्यम से ट्रेड और इन सब के मामले में जो वेस्टर्न यूरोप में भी जो एक तरीके से राइवलरी देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं हटती है और एज एन टीम ये लोग कॉपरेट करने लग जाते हैं। अब अमेरिका इनको मार्शल प्लान के तहत इनको एड क्यों देता है, क्योंकि कोल्ड वॉर के दौरान हम लोग देख रहे थे कि एक तरफ यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस जो था वो विश्व में बढ़ते जा रहा था और इधर एक तरफ यूएसए का। तो यूएसए को अगर कैपिटलिज्म की जीत करवाना है,
तो वही है कि कुछ कंट्रीज को इसने पैसा दिया, यूरोप में इनकी इकोनॉमी रिवाइव करवाई, सो दैट ये भी कैपिटलिज्म को प्रमोट करे और ये लोग पूरे वर्ल्ड में और कैपिटलिज्म को प्रमोट करेंगे। तो इसके चलते क्या होता है, इसके चलते हम लोग ये देखते हैं कि यूएसए मार्शल प्लान के तहत क्या करता है, मार्शल प्लान के तहत यूरोपियन देश पे क्या करता है, एक तरीके से अच्छा खासा स्पेंड करता है। द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1992। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद में और यूरोप पे फोकस बढ़ जाता है और उनका डेवलपमेंट स्पीड अप हो जाता है और फाइनली यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हो जाता है 1992 में। पहले ट्रेड से बात करी थी कि ट्रेड को डील करेंगे, धीरे धीरे करके ये एक यूरोपियन यूनियन ही बना देते हैं 1992 में। The foundation of European Union was laid for a common foreign and security policy cooperation cooperation on justice and home affairs, and creation of a single currency. The European Union has evolved over time from an economic union to increasingly a political one. EU has to act more as a nation state. तो इनिशियली वही वाली बात है कि इनिशियली ट्रेड से शुरुआत करी थी, लेकिन इसके बाद में ये पॉलिटिकल, डिफेंस, फॉरेन, इन सब पे भी कॉपरेट करने लग गए और ईयू एक तरीके से इकोनॉमिक यूनियन स्टार्ट होकर एक पॉलिटिकल यूनियन बन गया। कैसे? क्योंकि हम लोग ये देखने लग गए कि यूरोपियन यूनियन का अपना पार्लियामेंट हो गया, यूरोपियन यूनियन का अपना फ्लैग हो गया, यूरोपियन यूनियन की अपनी पॉलिसी हो गई। तो शुरुआत क्या की थी? शुरुआत इकोनॉमी से की थी, शुरुआत रुपए से की थी, लेकिन बाद में वो एक तरीके से हमें पॉलिटिकल यूनियन बन गया। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी भी यूरोपियन यूनियन लेके आ गए थे, ठीक है, यूरोपियन देश लेके आ गए थे। साथ ही साथ कुछ कंट्रीज उस करेंसी में ट्रेड करती थी यूरोप में, कुछ नहीं करती थी, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। द इकोनॉमिक पावर ऑफ यूरोपियन यूनियन गिव इट्स इन्फ्लुएंस टू द क्लोजेस्ट नेबर एज वेल एज इन एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि इकोनॉमिक पावर जो है यूरोपियन यूनियन की, वो कहीं ना कहीं इसलिए कि वर्ल्ड में बहुत अच्छे से ट्रेड हो जाता है। अगर आप यूरोप की लोकेशन देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि अफ्रीका, एशिया, ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये कहीं ना कहीं क्या है, ये कहीं ना कहीं इन सब से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो यूरोपियन यूनियन है वो वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है। 2016 की बात हो रही है यहाँ पे, 7 ट्रिलियन इकोनॉमी, नेक्स्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आप आज बताओगे कि ये जो 17 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है तो 2016 में थी, ठीक है। तो आज आप ये बताओगे कि आज की स्थिति में यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी कितने की है और चाइना की कितने की है। अभी हम यूरोपियन यूनियन एज एन होल की बात कर रहे हैं, पूरे एज एन होल की बात कर रहे हैं, ठीक है। The European Union also functions as an important bloc in international and economic organizations such as World Trade Organization. मिलिट्री भी देखोगे तो यूरोपियन यूनियन के पास में कंबाइंड यूरोप की अगर आर्म फोर्सेस निकाल लो तो बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और यहाँ सब पे यूरोपियन यूनियन का एक अच्छा खासा से देखने को मिलता है। इन मेनी एरियाज द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस पॉलिसी दैट आर ऑफन एट ऑड्स विथ ईच अदर। तो ऑल्दो यूरोपियन यूनियन की अपनी एक फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी है, लेकिन कुछ कुछ कंट्री अपनी पॉलिसीज भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश हैं और इन सारे देशों में अपनी एक सरकार काम कर रही है, लेकिन पूरे यूरोपियन यूनियन की अपनी एक पार्लियामेंट है, पूरा यूरोपियन यूनियन का अपना एक फ्लैग है, इनकी अपनी एक करेंसी है। लेकिन मान लो किसी कंट्री ने बोला कि मुझे इस करेंसी में डील नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है, तो भी उसके पास भी वो ऑप्शन है। लेकिन मोर और एवर आप यूरोपियन यूनियन की सक्सेस देखोगे, क्या सक्सेस देखोगे कि इन्होंने मिल बांट के थोड़ा सा बढ़िया से काम किया है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि 2016 में ब्रिटेन को लेके ब्रेक्सिट की वोटिंग हुई थी एंड देन वहां से फिर ब्रिटेन निकल गया। तो 2016 में हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट था ब्रिटेन। 2016 में जब वोटिंग हुई तो ब्रिटेन के लोगों ने वोट किया कि उनको यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना है और आज की तारीख में ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है। क्लियर? अब बारी है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। The countries of southeastern region of Asia suffered economic and political consequences of colonialism. अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री को देखोगे तो जापान, यूरोपियन और जापानीज ने इनको
एक समय पे कॉलोनी बना के रखा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हम लोगों ने देखा था कि कहीं ना कहीं इनका एक्सप्लॉइटेशन हमें देखने को मिल रहा था। Efforts at the Asian and Third World unity, such as Bandung Conference and non-alignment movement, were ineffective in establishing the Convention for Informal Cooperation and Interaction. तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में ये देख रहे थे कि सारे कैपिटलिस्ट ब्लॉक एक साथ में थे, ये यूएसएसआर वाला ब्लॉक एक साथ में था, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, फर्स्ट वर्ल्ड कैपिटलिस्ट, सेकंड वाली कौन सी होगी, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज ये हो गई सोशलिस्ट वाली, थर्ड वर्ल्ड जिनको कि रिसेंटली में आज़ादी मिली, जो कि डीकोलोनाइजेशन के पार्ट थे एशिया अफ्रीका के नेशंस, वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि बहुत कोशिश हुई कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है इनमें यूनिटी बने। बांडुंग कॉन्फ्रेंस, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये मैंने आपको पढ़ाया है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, लिंक करना है, बस आपको क्या करना है, अब लिंक करना है। तो ये बहुत सारी कोशिश की गई, लेकिन हमने वहाँ पे क्या देखा, लेकिन हमने वहाँ देखा कि एज सच कोई इतना फ्रूटफुल नहीं हुआ जितना कि सोचा गया था। इसके चलते क्या होता है, इसके चलते आसियान को स्टैब्लिश किया जाता है। आसियान वाज स्टैब्लिश इन 1967 बाय 5 कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया ऑफ, वो 5 कंट्रीज कौन सी थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इन 5 कंट्री ने मिलकर आसियान का स्टैब्लिशमेंट किया था 1967 में। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ASEAN came into existence by signing of Bangkok Declaration. The objective of ASEAN were to accelerate economic growth and through social progress and cultural development. ऑब्जेक्टिव क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक तरीके से क्या करना, असिलरेट करना, ठीक है, ठीक, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट। असिलरेट में टंग ट्विस्ट हो गई, ठीक है, आई थिंक उतना समझोगे, क्लियर है, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट था आसियान का टू प्रमोट रीजनल पीस, की उस रीजन में क्या रहे, उस रीजन में पीस बना रहे एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर, कि यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अकॉर्डिंग और उस रीजन में क्या रहे, उस रीजन में पीस बना रहे, ये इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव था। तो इसके बाद में आसियान कंट्री हैव सेलिब्रेटेड what has become known as ASEAN Way, a form of interaction that is informal, नॉन कन्वेंशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। तो यहाँ पे एक तरीके से आसियान कंट्रीज जो है, जो आसियान जो एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं, जो ग्रुप जो है वो आसियान वे को सेलिब्रेट करते हैं। आसियान वे क्या है, आसियान वे एक तरीके से एक इनफॉर्मल एक ग्रुप, आप समझ लो कि एक इनफॉर्मल मीटिंग्स है जहाँ पे सब लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे सब लोग सारी कंट्रीज अपने इश्यूज डिस्कस कर रही है और उनके सोल्यूशंस पर चर्चा हो रही है। The ASEAN community comprises of 3 pillars, namely security, ASEAN security, ASEAN इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी। बेसिकली 3 पिलर पर आसियान टिका हुआ है। एक है आसियान की क्या है, आसियान की सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी भैया, उनकी कंट्रीज की सारी की सिक्योरिटी। उसके बाद में आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी की ट्रेड करना है, और उसके बाद में आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। सोशियो कल्चरल कम्युनिटी मतलब कि सभी अपने कल्चर को प्रिजर्व करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। इन 3 पिलर्स पर हम लोग देखते हैं, इन 3 पिलर्स पर आसियान बेस्ड है। The objective of ASEAN Economic Community are to create a common market and production base within ASEAN states and to aid social and economic development in the region. ASEAN has focused on creating a free trade area for investment, labor and services. जो इकोनॉमिक कम्युनिटी आप जानते हो, इकोनॉमी पैसा, पैसा सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक कम्युनिटी है बेसिकली उसका फोकस ये है कि हम विद इन आसियान कंट्री ही हमारे सारे प्रोडक्शन, हमारी सारी चीज़ें हो जाए और हम एक फ्री ट्रेड एरिया बना ले, उससे जाके ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाए। और वर्ल्ड की एक तरीके से क्या करें, वर्ल्ड की एक तरीके से हम लोग मतलब आसियान कंट्री चाहती है कि वर्ल्ड में एक तरीके से हम अल्टरनेटिव दे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्रीज मतलब इन्हीं आसियान कंट्रीज में जाके क्या करें, इन्हीं आसियान कंट्रीज में जाके लोग निवेश करें। ASEAN Vision 2020 has defined an outward-looking role for ASEAN in international community. एक आउटवर्ड रोल ASEAN विजन जो 2020 था, जो कि निकल चुका है, लेकिन उनका एक बेसिकली पर्पस क्या था कि आउटवर्ड लुकिंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि हम आसियान कम्युनिटी में जो रह रहे हैं हमने आपस में अपना डेवलपमेंट करना है, और आउटवर्ड लुकिंग हम वर्ल्ड को देखेंगे और वर्ल्ड हमें देखेगा कि हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। और हमें एक तरीके से सभी कंट्रीज का पर्पस क्या था, सभी कंट्रीज का पर्पस ये था कि उनका डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और बहुत अच्छी तरीके से वहां पर चीजें हो।
ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ कोल्ड वार इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया था, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद में अगर हम लोग बाद में देखें तो आज की तारीख में इंडिया जो है वो आसियान कंट्रीज़ के साथ में बहुत अच्छे अपने रिलेशंस रख रहा है, बहुत अच्छे से चीज़ें डील कर रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने एक तरीके से उनको नेग्लेक्ट किया था, इंडिया उन पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन आज की स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इन सारी चीज़ों पर इन सारी कंट्रीज से बहुत अच्छे रिश्ते बना रहा है। ठीक है, अब बारी आती है चाइना की। ठीक, हमने देखा यूरोपियन यूनियन एक तरीके से हमने देखा कि एक अल्टरनेटिव हो सकता है, एक तरीके से हमने देखा आसियान हो सकता है यूएसए का, वैसे ही हम लोग देखते हैं, आपने भी सुना होगा कि चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर कितना ग्रो कर रहा है। बेसिकली इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, चाइना को आज़ादी मिली 1949 में। हम लोग ऐसे देखें तो हमारे बीच में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई कम्युनिकेशन नहीं था इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन एक कॉमन चीज़ जो हम दोनों के बीच में थी, मतलब अगर आप पहले से देखोगे तो इंडिया की सिविलाइजेशन जो है या चाइना की सिविलाइजेशन वहाँ पे जो हम लोग देखते हैं ये बहुत फेमस और बहुत एक तरीके से क्या था, एक तरीके से नाम था, लेकिन हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन एक चीज़ थी जो कि हम दोनों में कॉमन आ रही थी, वो क्या था कि चाइना भी गुलाम बना, इंडिया भी गुलाम बना। ठीक है, तो वो चीज़ एक तरीके से क्या था, वो चीज़ एक तरीके से बोलते हैं ना कि तेरा दुख मेरा दुख भाई भाई, तो वो वाली चीज़ हुई। तो 1949 में जब चाइना को आज़ादी मिली तो इंडिया ने चाइना को रिकॉग्नाइज किया और एक तरीके से हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया। ये कोशिश की गई कि एशिया में हम सब लोग साथ में ग्रो करेंगे, एक साथ में हमने सेम प्रॉब्लम्स है, सेम सारी चीज़ों को डील करेंगे और क्या होगा, एक तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी शुरुआत होती है। हम लोग देखते हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 यहाँ पे आया, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, इट्स इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल। इनिशियली अगर हम लोग देखें तो चाइना की जो इकोनॉमी थी वो सोवियत मॉडल कम्युनिज्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। माओ ज़ेडोंग एक तरीके से क्या कर रहे थे, माओ ज़ेडोंग एक तरीके से हम लोग देख रहे थे कि सोवियत मॉडल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। लेकिन अब चाइना की आप एक चीज़ देखते हैं कि जब चाइना कम्युनिज्म के पाथ को अपना रहा था, जब सोवियत मॉडल को अपना रहा था, तो हमने ये देखा कि सोवियत यूनियन का तो डिसइंटीग्रेशन हुआ लेकिन चाइना का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि चाइना क्या होता है, चाइना एक चीज़ ये देख लेता है कि कम्युनिस्ट मॉडल के फ्लॉज बहुत सारे देख लेता है, तो उसके चलते चाइना क्या करता है, 1970s के दौरान चाइना अपनी इकोनॉमी धीरे 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 ओपन अप करने लगता है। मतलब जिस चीज़ का अंदाज़ा सोवियत यूनियन को नहीं था, उस चीज़ का अंदाज़ा किसको होता है, उस चीज़ का अंदाज़ा चाइना को होता है। और चाइना एक तरीके से क्या करता है, चाइना एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को धीरे 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 ओपन करना स्टार्ट कर देता है 1970s में। और बहुत अच्छे से हम लोग देखते हैं कि चाइना क्या करता है, चाइना एक तरीके से जो इकोनॉमिक आइसोलेशन वाली जो पॉलिसी है उसको खोल देता है 1972 में। और 1972 में हम लोग ये देखते हैं कि यूएसए और चाइना के बीच पे रिश्ते सुधरने लगते हैं, ये उनसे फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश हो जाते हैं। ठीक, हम लोग ऑल्दो देख रहे थे कि चाइना की जो इकोनॉमी वो 5-6% से ग्रो कर रही थी, लेकिन चाइना की जो पॉपुलेशन है वो भी तो 2-3% से ग्रो कर रही थी कि नहीं कर रही थी। तो एक तरीके से हम लोग ये देख रहे थे कि पॉपुलेशन के हिसाब से इकोनॉमी इनकी ग्रो नहीं कर रही थी। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ओपन डोर पॉलिसी चाइना लेके आता है, और ओपन डोर पॉलिसी में क्या होता है कि चाइना फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, इन सब पे बहुत अच्छे से स्पेंड करने लगता है। सबसे पहले चाइना क्या करता है, सबसे पहले चाइना बात करता है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब वो धीरे धीरे एक तरीके से क्या करता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करता है। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज पे, फिर सर्विस सेक्टर पे। एक तरीके से चाइना सबसे पहले, हम लोग नहीं बात करते, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के आओ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो चाइना सबसे पहले फोकस करता है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रीज को, फिर उसके बाद में सर्विस सेक्टर को, ये किया जाए। और इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में बेसिकली देखोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया और सर्विस सेक्टर पे फोकस किया, लेकिन इंडस्ट्रीज पे एक पॉइंट पे फोकस नहीं किया। और चाइना अपने एग्रीकल्चर, फिर एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर, कुछ इस तरीके से क्या देख रहे थे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ग्रोथ देख रहे थे। साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं कि आप लोग देखोगे कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम्स। चाइनाज एसेशन टू WTO in 2001 has been further steps in opening the outside world। ठीक है, तो चाइना का जो एक तरीके से हम लोग देख रहे थे कि WTO में स्टैंड, चाइना का WTO का मेंबर बनना, एक तरीके से हम लोग ये देख रहे थे कि
और चाइना को ग्लोबल इकोनॉमी में मर्ज कर रहा था वो सारी की सारी चीजें। उसी के बाद में हम लोग देख रहे थे कि चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जहां से चाइना क्या कर रहा था, जहां से चाइना बहुत सारी एफडीआई को क्या कर रहा था, बहुत सारी एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा एफडीआई वहां पे आ रही थी, और एक तरीके से वो सबसे प्यारी डेस्टिनेशन बन गया, मतलब वर्ल्ड की सबसे प्यारी डेस्टिनेशन बन गया, जहां ज्यादा से ज्यादा क्या होने लग गया, जहां ज्यादा से ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट करने लग गई। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी एंड इंटरडिपेंडेंस हैज दिस क्रिएटेड एंड इनेबल चाइना टू हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विद द ट्रेड पार्टनर्स। While Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefit of the reforms. Unemployment has risen in China, nearly 100 million people looking for the jobs. Environmental degradation, corruption have increased, beside a rise in economic inequality between rural and urban residents and the coastal and inland provinces. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चाइना में ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन चाइना में साथ साथ में हम लोग ये भी देख रहे थे, क्या देख रहे थे भैया, कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते जा रहा था। मतलब चाइना ग्रो कर रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, गरीब अमीर के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा था, तो चाइना में प्रॉब्लम्स भी आ रही थी, लेकिन चाइना डील कर रहा था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चाइना के पास पैसा आ रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अपनी इकोनॉमी में जो हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि इकोनॉमी में जिस हिसाब से वो फ्लरिश कर रहा था। ठीक है, तो ये थी चाइना की स्टोरी कि चाइना ने कैसे चालाकी मतलब दिमाग लगा के चाइना ने समय के साथ में रिफॉर्म कर लिया। वो कहते हैं ना कि समय के साथ नहीं बदलोगे तो पीछे रह जाओगे, तो इसीलिए समय के साथ बदलना जरूरी है, और वो चीज चाइना ने बहुत अच्छे से करी, इसलिए वो लोग इतने आगे बढ़ गए। अब इंडिया के रिलेशन चाइना से कैसे रहे, तो वही वाली बात है कि इनिशियल हम लोगों ने वही देखा कि हम लोग वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से दोनों कंट्री घिरी हुई थी। इनिशियली हमने सोचा कि हम दोनों कंट्री साथ में मिलकर काम करेंगे, लेकिन हम लोग जो देखते हैं कि चाइना का जो टेक ओवर एक तरीके से तिब्बत में होता है, और वहां से जो दलाई लामा आते हैं, और फिर जो साइनो इंडियन बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट होता है, मतलब जो चाइना इंडियन बॉर्डर पे डिस्प्यूट होता है 1962 में जो वॉर होता है, उसमें हमने हमारे कश्मीर का थोड़े से हिस्से पे चाइना क्या करता है, चाइना इलीगली उसको ऑक्यूपाइड कर लेता है। उसके बाद में हमारे बीच में रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। अच्छा, ये रिश्ते कब जाके ठीक होते हैं? बेसिकली ये रिश्ते तब जाके ठीक होते हैं जब राजीव गांधी चाइना में विजिट करते हैं 1988 में, और चाइना में हम लोग क्या देखते हैं, चाइना में हम लोग देखते हैं कि वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप बदलती है 1970s में, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे रिश्ते सुधरते हैं। बहुत सारे इश्यूज पे हमारे डिफरेंसेस है, जैसे बॉर्डर वाले उस पे देखोगे तो चाइना और इंडिया का एक तरीके से डिस्प्यूट है। अगर कंपटीशन के उसमें देखोगे तो चाइना इंडिया को एज एन कॉम्पिटिटर देखता है और इंडिया भी चाइना को एज एन कॉम्पिटिटर देखता है, तो वहां पे डिफरेंसेस है। लेकिन बहुत सारे इश्यूज पे हम कॉमन पॉइंट पे भी है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जब भी बात होती है, ठीक है, तो इंडिया और चाइना का सेम स्टैंड रहता है कि भैया हम डेवलपिंग कंट्री, हम इतना कंसेशन दो, ऐसा करो वैसा करो। तो बहुत सारे मुद्दों पर क्या होता है, बहुत सारे मुद्दों पर इंडिया और चाइना का सेम ही स्टैंड अपने को देखने को मिलता है। ठीक, तो ये वाली चीज है कि कहीं पे बैर भी है तो कहीं पे अच्छी चीजें भी है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बारी है जापान की। आपने देखा होगा कि आपकी किताब में दो छोटे छोटे बॉक्स है जापान और कोरिया का। तो जापान इज द ओनली एशियन मेंबर ऑफ G7 कंट्रीज। इन 2017 इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी बात हो रही है 2017 की, 2017 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी था जापान। एनसीईआरटी में पुराने फैक्ट्स बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो वो वाली चीजें। जापान बिकेम द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD इन 1964। जापान के पास में बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज है, और वो क्या करता है, जापान हैज वेरी फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंपोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करता है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जापान ने न्यूक्लियर बॉम्ब से भी सफर किया और इतना ज्यादा ग्रो कर गया। अब बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी देखोगे जो कि हम लोगों को सिर्फ जापान में देखने को मिलता है। इनके पास रॉ मटेरियल भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर इतने अच्छे से डेवलप कर लिया है कि रॉ मटेरियल बाहर से ले लेंगे, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज हम इतने अच्छे से कर देंगे, फाइनल प्रोडक्ट बना के हम बेच देंगे। कहीं से सामान ले रहे हैं, बना रहे हैं यहाँ पे, वहां पे बेच दे रहे। तो दिमाग लगाया और उन्होंने काफी अच्छा, अगर आप देखोगे तो जापान एक छोटी कंट्री होने के बावजूद, उसके बावजूद जहां पे न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन हुआ है, आप लोग देखोगे कि जापान ने बहुत अच्छा काम किया है। और एक वही कि आर्टिकल 19 ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, दैट द जापानीज पीपल foreigners renounce war as a sovereign right of the nation and threat or use of force as a means of setting international dispute। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग, जापान एक पीस लविंग कंट्री, लेकिन अगर तुम अटैक करोगे तो फिर जापान भी एक तरीके से
जवाब दे देगा। जापान और यूएस, हम लोग देखते हैं कि जापान और यूएस में बहुत बढ़िया अलाइज है 1951 के बाद से, कि इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिराया, फिर यूएस ने ही मदद करी जापान को एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए। जापान अपनी मिलिट्री पे बहुत कम खर्च करता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखते हैं कि जापान बहुत बढ़िया कर रहा है। जापान रोबोटिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, इन सारी चीज़ों पे बहुत बढ़िया से ग्रो कर रहा है। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, ये तमाम तरीके की आप अच्छी टेक्नोलॉजी वाली ब्रांड्स देखोगे तो जापान ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है। क्लियर है, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट इज द साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में भी अगर आप लोग देखोगे तो साउथ कोरिया जो है वो एक तरीके साउथ और नॉर्थ कोरिया एक तरीके से डिवाइड हो गए थे, और उसमें भी हम लोग बात करते हैं कि साउथ कोरिया ने बहुत अच्छे से अपने आप का डेवलपमेंट किया है। ठीक है, हम लोग साउथ कोरिया के डेवलपमेंट को कहते हैं मिरेकल ऑन दी हान रिवर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि साउथ कोरिया ऑल राउंड डेवलपमेंट कर रहा है। साउथ कोरिया भी OECD का मेंबर बना 1976 में। इनका हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मतलब कि लोग वहाँ पे खुश हैं, ग्रोथ हो रही है, हैप्पीनेस है, तमाम तरीके की चीज़ें, इनइक्वालिटी कम हो रही है दिन पर दिन। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि साउथ कोरिया ने क्या किया। साउथ कोरिया ने अदर फैक्टर्स आर एक्सपोर्ट, साउथ कोरिया जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करता है। ये तमाम तरीके की चीज़ों पर साउथ कोरिया क्या कर रहा है, साउथ कोरिया एक तरीके से फोकस करता है। और बहुत सारी ब्रांड्स आप ऐसे भी देखोगे जो कि साउथ कोरिया की है। तो ये दो आपकी किताब में भी छोटे छोटे से वहाँ पे दिए, और मैंने भी आपको बहुत ब्रीफ में बताया, लेकिन जापान और साउथ कोरिया आपको एक तरीके से बता रहा है कि डिस्पाइट साइज इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रो किया है। इनके पास ज़्यादा कोई रिसोर्सेज नहीं भी होने के बावजूद इनकी सरकार ने और सारी चीज़ों ने बहुत बढ़िया से यहाँ पे डील किया है। साथ ही साथ चैलेंजेस इनके सामने भी थे, बट वहां पे धीरे धीरे चीजें सुधरती चली गई। तो ये रहे यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन। क्या है, Which one of the following statement is in are correct with respect to European Union? यूरोपियन यूनियन से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, EU over has turned from economic to political one, बिल्कुल ठीक है। द अटेम्प्ट टू EU have risen its own constitution failed, बिल्कुल इनका कॉन्स्टिट्यूशन के अटेम्प्ट, यू ने बहुत बार चाहा कि हम अपना संविधान खुद ले ले, वो बहुत बार फेल हो गया है। यूरोपियन यूनियन हैज इट्स ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडिंग डेट एंड करेंसी, बिल्कुल ये वाली बात सही। तो ऑल ऑफ द अबव। बैंकॉक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इट इज रिलेटेड टू द आसियान। ठीक है। व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन? दो बार व्हाट आ गया, क्या रहा? तो वो मैं आपको पूरी कहानी बता ही चुका हूं। ठीक, मार्शल प्लान और मार्शल प्लान के बाद में व्हाट डू यू मीन बाय आसियान वे? मेंशन इट्स टू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्टिव, रीजनल पीस लिख दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ लिख दिया। ठीक है, आसियान वे क्या है? आसियान वे एक तरीके से इट इज अ वे ऑफ इंटरेक्शन विच इज इनफॉर्मल, अनऑफिशियल, एक तरीके से जो कि कॉपरेशन के माध्यम से एक तरीके से सभी कंट्रीज आपस में इंटरैक्ट करना चाहती है। What are the objective of ASEAN Economic Community? ASEAN Economic Community के क्या objective है? To create a common market and production-based activity within the ASEAN, to aid social and economic development, to resolve economic dispute, ठीक है? To create free trade area for investment, labor, services, to accelerate economic growth through social progress and cultural development, ठीक है भैया। What are the two policies taken by the Chinese leadership in 1970s? वही कि इन्होंने सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर को एक ओपन अप किया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए इंडस्ट्रीज के लिए। तो ऐसी आप 1, 2, 3, 4 पॉलिसी जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। द यूरोपियन यूनियन हैज इवॉल्व्ड ओवर द टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू मोर अ नेशन स्टेट। तो बिल्कुल यूरोपियन यूनियन कैसे इवॉल्व हुआ है वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि ऑल्दो कोशिश हमने, मतलब शुरुआत यहाँ पे क्या हुई थी, इकोनॉमिक यूनियन की हुई थी, लेकिन बाद में एक तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, पॉलिटिकल, इन्होंने अपना फ्लैग वगैरह सारी चीज़ें खुद बना ली। क्लियर है? देखो मैंने कम समय में समझा है, मैराथन्स और उन सब में आप बहुत डिटेल में समझ लोगे, अभी कम समय में कैसे चीज़ें रिवाइज करना हमने वो किया। तो जिस तरीके से तीर अपने निशाने पर लगा है, ठीक उसी तरीके से आपको भी अपने लक्ष्य तक पहुंचना, और आप ऑफकोर्स पहुंच सकते हो, बढ़िया से कर सकते हो। जब खुद पे विश्वास होगा तभी करोगे, अभी भी देर नहीं हुई है, बढ़िया से करोगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी। पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।